नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के अपने इस दूसरे चैनल जिसका नाम है क्लिनिकल होम्योपैथी, इसके अंदर रिकॉर्ड होने वाले इस अगले ड्रग पिक्चर की श्रृंखला के अगले वीडियो में आप सबका बहुत ही अभिनंदन करता हूं और बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, जैसा कि आपने टाइटल में देखा, जैसा कि आपने डिस्क्रिप्शन में देखा और फिर आपने उड़ते तीर की तरह तत्काल प्रभाव के साथ इस लिंक को, इस वीडियो को खोला। जी हाँ दोस्तों, दिस वीडियो इज अबाउट द येट अनदर ग्रैंड मेंबर एंड ग्रैंड मेडिसिन ऑफ द मटेरिया मेडिका विच इज नोन एज द मर्क सोल। जी हाँ दोस्तों, ये जो वीडियो है ये है मर्क सोल के ड्रग पिक्चर पे। और जहां तक कि मेरा मानना है और आपका सबका मानना है कि मर्क सोल इज वन ऑफ द मोस्ट रैपिडली, वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली एंड वन ऑफ द मोस्ट रेगुलरली इंडिकेटेड मेडिसिन इन द डेली रूटीन प्रैक्टिस। हमारे इन्वेंट्री के अंदर, हमारे शेल्फ में से वो एक मेडिसिन जो जनरली सबसे ज्यादा जल्दी खाली होती है और ज्यादा जल्दी इंडिकेटेड होती है एक मरीज के ऊपर, उस मेडिसिन का नाम है मर्क सोल। जी हाँ दोस्तों, मर्क सोल। और उसके ऊपर ये वीडियो है, तो वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा मर्क सोल को समझने के बाद, मर्क सोल को अच्छे से पढ़ने के बाद। और अभी मर्क सोल का कितना डाटा आपके पास है, इस वीडियो को तुरंत पॉज करिए और एक बार रिवाइंड कर लीजिए मर्क सोल को अपने दिमाग में, और उसके बाद वीडियो देखिएगा और फिर रियलाइज करिएगा क्या आप मर्क सोल को इतनी गहराई में जानते थे। अगर हाँ तो कमेंट करिएगा, अगर ना तो कमेंट करिएगा। चलिए अब हम दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं। विदाउट अ डिले, बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब आप मेरे को देख पा रहे हैं, मेरे पीछे शानदार स्लाइड को देख पा रहे हैं, मर्क सोल ड्रग पिक्चर। पर मैं वापस दूसरी स्क्रीन पे पहले आता हूँ, कुछ चीज बता दूं आपको, एक छोटी सी कहानी सुनाना है। मर्क सोल कहाँ से पैदा हुई इस होम्योपैथी की जगत के अंदर, इसकी एक छोटी सी कहानी सुन लोगे अगर आप। और वो छोटी सी कहानी सुनाना इसलिए जरूरी है, जैसे कि हर वीडियो के शुरू के 10 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करता हूं, उसकी थीम का क्या थीम है और थीम का कंसेप्ट क्लियर करता हूं। वो भी सेम चीज मैं इस वीडियो में भी करूंगा। अब आप समझिए कि मर्क सोल सबसे पहले मेंबर है, किंग है एंटी सिफिलिटिक मियाज्म की, एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन है, मतलब सिफिलिटिक मियाज्म की किंग है। क्वीन जो है सिफिलिटिक मियाज्म की वो है सिफिलिनम। और जिस कहानी की मैं बात कर रहा था एक्चुअली वो ये है कि कैसे हैनीमैन ने खोज की मर्क्यूरियस ग्रुप की, और इसके ऊपर इससे इंपॉर्टेंटली हैनीमैन ने कैसे खोज की सिफिलिटिक मियाज्म की, क्योंकि सोरा का कंसेप्ट हैनीमैन को बहुत पहले आया था। सोरा को हैनीमैन ने बोला था नॉन वेनेरियल मायाज्म। सोरा मतलब नॉन वेनेरियल है। सोरा का कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या उसके द्वारा पैदा किए गए पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चित्रण से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए सोरा को कहते हैं इकलौता नॉन वेनेरियल मायाज्म है, ऐसा मियाज्म जिसका कोई भी किसी भी प्रकार के वेनेरियल डिजीज से कोई लेना देना नहीं है। और जो हमारे दूसरे दो वेनेरियल मायाज्म हैं वो है साइकोटिक मियाज्म। तो साइकोटिक मियाज्म का गहरा रिलेशनशिप है गोनोरिया से, गोनोरियल मियाज्म भी बोलते हैं। तो गोनोरिया एक प्रकार का एसटीडी है, वेनेरियल डिजीज है। और जो सेकंड वेनेरियल मियाज्म है वो हमारा वो है सिफिलिटिक मियाज्म, जिसका जो संबंध है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिसको सिफिलिस बोलते हैं उससे है। अब सबसे पहले एक हैनीमैन को कैसे पता चला इसके बारे में, इसके दो इत्तेफाक है ना, कैसे हैनीमैन ने खोज की सिफिलिटिक मियाज्म की, और सिफिलिटिक मियाज्म की खोज की तब जाके हैनीमैन को मर्क सोल मिली। तो हैनीमैन को सिफिलिटिक मियाज्म कैसे मिला, मर्क सोल कैसे मिली, इसकी छोटी सी कहानी समझ लोगे तो थीम समझ में आ जाएगा। पहली चीज, जब हैनीमैन ने होम्योपैथी की जो खोज की थी सन 1700 के एंड में, 1755 के 60 के 70 के आसपास, तो उस जमाने में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का बहुत ज्यादा बोलबाला था। जो सबसे दो डिजीज थी जो थी गोनोरिया और सिफिलिस। गोनोरिया को हैनीमैन ने क्लोजली ऑब्जर्व करा, गोनोरिया के कैरियर्स को, गोनोरिया की बीमारी के कैरियर्स को, वो लोग जिनको गोनोरिया था, और उसको केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद और उसकी हिस्ट्री को पढ़ने के बाद, वेनेरियल डिजीज में गोनोरिया को पढ़ने के बाद उन्होंने साइकोटिक मियाज्म की खोज की। उसी तरह से सिफिलिटिक बीमारी को पढ़ने के बाद, सिफिलिस को पढ़ने के बाद सिफिलिटिक कैरेक्टर की और सिफिलिटिक मियाज्म की हैनीमैन ने खोज की। इतनी बात आई समझ में आपको? दोनों के पीछे यही वेनेरियल डिजीज थी, क्योंकि उस जमाने में सिफिलिटिक डिजीज, सिफिलिस एज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वेनेरियल डिजीज पाया जाता था। तो सिफिलिस की स्टडी करी तो सिफिलिटिक मियाज्म की खोज हुई। हैनीमैन ने सिफिलिटिक मियाज्म के बारे में हमको बताया,
इसको एज अ मेन मियाज़म इसको इनकॉर्पोरेट करा। तो एक तो ये कहानी है। दूसरी कहानी जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, हुआ क्या था उस जमाने में, एक चीज हुई थी कि बिल्ली के भाग से छीका टूटा और इन लोगों के हाथ में, ओल्ड स्कूल जो प्रैक्टिशनर्स थे ना, उनको कहीं से पता लग गया कि साहब सिफिलिस की एक बहुत अच्छा बीमारी का इलाज जो है वो मर्क्यूरियस ग्रुप की एक मेडिसिन से होता है, क्रूड मर्क्यूरी। क्रूड मर्क्यूरी मतलब, मर्क्यूरी एक मेटल होता है, मर्क्यूरी मतलब पारा, मर्क्यूरी लिक्विड मेटल होता है। आप में से ज़्यादातर ने अगर नहीं देखा हो तो गूगल पे जाइए, बस गूगल पे कोई भी एक वीडियो गूगल के ऊपर यूट्यूब पे देख लीजिए कि मर्क्यूरी कैसा होता है। तो लिक्विड मेटल होता है, बहुत भारी होता है। तो ये जो मर्क्यूरी है, पारा है, ये पारे के ऊपर कुछ शोध हुए थे उस जमाने में कि लोगों को पता चला था नया नया, ठीक है, कि साहब मर्क्यूरी जो है ये इट कैन बी अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर द सिफिलिटिक कंडीशन और वेनेरियल डिजीज में सिफिलिस की इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। उस जमाने में मर्क्यूरी को ये लोग कैलोमल की तरह यूज करा करते थे। व्हाट इज कैलोमल? कैलोमल क्या होता था? ये मर्क्यूरी का सॉल्ट होता था, क्योंकि मर्क्यूरी को आप ऐसे ही एडमिनिस्टर नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो एक लिक्विड मेटल था, इनर्ट फॉर्म में था। वो कोई क्यूरेटिव एक्शन तो शरीर में लोगों के नहीं करा उसने, पर इनिशियली लोगों को इसके पॉइजनिंग से मर जरूर जाते थे। तो इनने क्या है, उस जमाने की एल्केमी जिसको बोलते हैं ना, एल्केमी समझते हो आप? एल्केमी मतलब एक प्रकार का पुराना आयुर्वेदिक को एल्केमी बोलते थे। तो एल्केमी वाले जो बायोकेमिस्ट लोग थे, उनने क्या करा था, मर्क्यूरी का एक सॉल्ट तैयार करा था जिसको वो कैलोमल बोलते थे। और जैसे कि बंदर के हाथ में हल्दी की गांठ लगती है तो खुद को पंसारी समझने लगता है, उस जमाने में जो ओल्ड स्कूल प्रैक्टिशनर्स थे, जो आज की डेट में जिनको हम एलोपैथ बोलते हैं, मॉडर्न मेडिसिन बोलते हैं, उस जमाने में उनको ओल्ड स्कूल प्रैक्टिस बोला करते थे। तो ओल्ड स्कूल प्रैक्टिस के हाथ में, उनके हाथ में ऐसा बंदर एक हल्दी की गांठ लगी थी जिसका नाम था कैलोमल। और वो कैलोमल ने सिफिलिटिक डिसऑर्डर पे बड़े अच्छे रिजल्ट दिए, सिफिलिस की बीमारी पे बहुत बढ़िया रिजल्ट दिए। और उस कैलोमल को फिर वो सिफिलिस से निकाल करके वो जनरल कंडीशन में यूज करने लग गए, कि सर्दी लगना, खांसी लगना, है ना, कोल्ड एंड कफ को कैच कर लेना। मतलब लिटरली एक ऐसा समय था उस जमाने में कि लगभग हर बीमारी का ट्रीटमेंट ये गधे लोग कैलोमल से करने लग गए थे। जब इनने ये करा तो एक कंडीशन पैदा हुई जिसको कहा गया मर्क्यूरलाइजेशन, क्योंकि कैलोमल था तो मर्क्यूरी का सॉल्ट, पारे का सॉल्ट था। अब वो जब पारे का सॉल्ट दिया गया तो कुछ कंडीशन डेवलप पैदा हुई, जैसे कि मतलब वही वाली बात है ना, होम्योपैथी का जो सिद्धांत है कि अगर कोई पेशेंट को मैं हेल्दी कंडीशन में कोई अगर मेडिसिन देता हूं तो उसके अंदर प्रूविंग हो जाएगी, उसके लक्षण आ जाएंगे। अगर वही लक्षण इस बंदे में डिजीज्ड कंडीशन में आते हैं तो यही उसकी एक मेडिसिन साबित होती है। तो पता है आप, इसी तरह से, क्योंकि उनने जिनको वो कैलोमल दे रहे थे उसमें से स्वस्थ लोग बहुत सारे थे। मतलब सीधी सी एक छोटी सी सर्दी हो गई तो वो आदमी तो स्वस्थ है ना, कोई ऐसा थोड़ी कि वाइटली डिरेंज हो गया। अरे भैया एक कोई सीजनल कोल्ड पकड़ा तो वो है तो स्वस्थ आदमी, अब उसको इनने दे दिया कैलोमल, और ऐसे लाखों लोगों को दिया तो उनके अंदर कुछ लक्षण पैदा हुए। वो लक्षण पता है काहे के थे? वो लक्षण उसी सिफिलिस बीमारी के लक्षण पैदा हुए, सिफिलिटिक मियाज्म के लक्षण पैदा हुए। उन लक्षणों में कुछ बातें कॉमन थी कि ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट होता था। सिफिलिटिक मियाज्म का मेन फीचर जो होता है, जो मर्क सोल का भी मेन फीचर होगा, हम आगे कीनोट्स में पढ़ेंगे, कि ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट हो जाना, ठीक है ना, पेशेंट का हीट और कोल्ड दोनों के प्रति सेंसिटिव हो जाना, पेशेंट के अंदर बोन्स में अफेक्शन होना, नाइटली बोन पेन जो कि सिफिलिटिक मियाज्म की निशानी थी। सिफिलिस के कुछ और सिम्टम, ब्यूबो और बुली बनना, जो कि इंग्वाइनल रीजन में ग्लैंड्स बढ़ जाती हैं, जिसको बुली बोलते हैं, BULLAE, या फिर बूबो बोलते हैं। ब्यूबो इज द साइन ऑफ द सिफिलिस डिजीज। क्या ज्यादा जानकारी के लिए गूगल पे सिफिलिस डिजीज के साइन एंड सिम्टम पढ़ लेंगे। सिफिलिटिक शैंकर बना लोगों को, ठीक है ना, ये सब सिफिलिटिक मियाज्म के ही लक्षण थे। सिफिलिटिक मियाज्म को यहीं से डिराइव करा। तो सिफिलिटिक मियाज्म हैनीमैन ने दो जगह से डिराइव करा। पहला, सिफिलिस बीमारी की को क्लोज स्टडी करी, लोगों के अंदर जब सिफिलिस पाया जाता था उस जमाने में। दूसरा, जब इन ओल्ड स्कूल प्रैक्टिशनर्स ने मर्क्यूरी के कैलोमल सॉल्ट से लोगों का इलाज करा, तो जो मर्क्यूरलाइजेशन के सिम्टम हुए थे, वो जो दूसरा डाटा हैनीमैन को सिफिलिटिक मियाज्म का मर्क्यूरलाइजेशन की स्टडी करने के बाद पड़ा, और मर्क्यूरलाइजेशन में सारे सिम्टम आते थे, है ना। जो एक बार रिपीट कर देता हूं कि एक्सेसिव सेंसिटिवनेस टू द हीट एंड कोल्ड, ग्लैंड्स का बढ़ जाना, सिफिलिस के प्रॉपर सिम्टम का पैदा होना, बुली बनना, शैंकर बनना,
ब्यूबो बनना, नाइटली बोन पेन होना, बोन का डिस्ट्रक्शन होना, बोन की कैरीज होना, है ना, सपुरेशन होना, पकने की प्रक्रियाएं होना, है ना, ये सारी चीजें थी जो डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना था। अल्सरेशन होना शरीर के ऊपर, है ना, शरीर के कई पार्ट पे एक्सटर्नली और इंटरनल अल्सरेशन होना। तो ये जो पूरा डाटा था ये मर्क्यूरलाइजेशन से हैनीमैन को मिला था। और ये जो अब दवा मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, इसके अंदर जितने भी सिम्टम है उसमें से मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स आर नॉट ओनली सिम्टम ऑफ द मर्क सोल, बट ये सिम्टम है सिफिलिटिक मियाज्म के क्लासिकल मैनिफेस्टेशन है। तो जिस तरह से थूजा का ड्रग पिक्चर के अंदर, अगर थूजा को पढ़ लें आप ऊपर से नीचे तक, जिसका चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है, जाकर के आप देख सकते हैं, इस चैनल पे भी है, दूसरे चैनल पे भी है, ठीक है। तो जिस तरह से थूजा का पूरा चित्रण अगर आप पढ़ लेंगे ना, तो थूजा का पूरा ड्रग पिक्चर जो है वो 80% साइकोटिक मियाज्म के फीचर्स हैं। उसी तरह से मर्क सोल का पूरा जो ड्रग पिक्चर है वो लगभग 80% जो सिम्टम्स हैं वो सब सिफिलिटिक मियाज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। ये है इसकी कहानी। अब इसके बाद जब मैं आपको पढ़ाना चालू करूंगा तो वहां पे एक एक की नोट पे बता दूंगा कि ये मर्क सोल का भी सिम्टम है, सिफिलिटिक मियाज्म का भी सिम्टम है, ठीक है। तो ये सिफिलिटिक मेडिसिन है। चलिए हम लोग दूसरी स्क्रीन पे जाते हैं और जल्दी से डेड पैड इसको शुरुआत करते हैं। मर्क सोल ड्रग पिक्चर। मर्क सोल इज हैनीमैन्स typical anti-syphilitic medicine as sulfur is typical antisoric and thuja is typically antipsychotic। कुछ समझने का नहीं है इसमें। मुझको फॉलो करने वाले 80% लोग जो है ना चैनल पे, जितने भी सब्सक्राइबर है उसमें से लगभग 60-70%, 80% जो लोग हैं डॉक्टर्स हैं, तो वो समझाने की किसी को आवश्यकता नहीं है कि मर्क सोल एक टिपिकली एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन है। और मैंने जो अभी एक 10 मिनट की रूपरेखा बनाई उससे भी आपको समझ में आ गया कि मर्क सोल सिफिलिटिक मियाज्म की मेडिसिन है, चीफ सिफिलिटिक मेडिसिन है अपने पास, ठीक है। अब जैसा कि मैंने वहां कैरेक्टराइजेशन में बताया था कि सिफिलिटिक मियाज्म का एक मेन फीचर होता है कि वो अटैक करता है। जो मेन स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है, सिफिलिटिक मियाज्म का थीम, मर्क सोल का थीम और मेन स्फीयर ऑफ एक्शन और फिजियोलॉजिकल एक्शन होता है कि वो ग्लैंड्स पे हमला करती है। मर्क सोल में मर्क्यूरी जो है वो ग्लैंड्स पे हमला करता है, तो प्री इमिनेंटली एक ग्लैंडुलर रेमेडी है। और इसके अंदर जितने फसाद, जितने बवाल हो रहे हैं वो सब ग्लैंड्स के अफेक्शन के कारण हो रहे हैं। जैसे साइलिशिया के अंदर जितने बवाल हुए, इससे पहले का आपने ड्रग पिक्चर साइलिशिया देखा, साइलिशिया में क्या था मेन दिक्कत? साइलिशिया में दिक्कत ये थी कि साइलिशिया न्यूट्रिशन को इम्प्रोवाइज करता है वाया डिफेक्टिव एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। उससे वो बोन्स को अफेक्ट करता है, बोन्स को मारता है, बोन्स के ऊपर हमला करता है। उसी तरह से ये ग्लैंड्स के ऊपर हमला करती है, ग्लैंडुलर रेमेडी है। और ये जितने भी पैथोलॉजीज पैदा होती हैं मर्क सोल में वो सब ग्लैंडुलर सिस्टम के अफेक्शन के कारण होती है। मार्क्ड विद द मार्क्ड एंड स्पेसिफिक एक्शन ऑन द लिम्फेटिक glandular system, and due to this action on the glandular system no drug prevent the suppuration as certainly as mercury। अब जैसा कि हम लोग को पता है कि जो ग्लैंड्स होती है ना, ग्लैंडुलर सिस्टम मतलब मैं लिम्फेटिक सिस्टम की बात कर रहा हूं। हमारे शरीर के अंदर एक टिश्यू को केयर देने के लिए, एक टिश्यू को संभालने के लिए, एक ऊतक को, एक सेल को संभालने के लिए 3 सिस्टम चलते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है तुम लोगों के लिए, ठीक है। पहला सिस्टम है आर्टीरियल सिस्टम। आर्टीरियल सिस्टम क्या करता है? सिर्फ प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। उस ब्लड के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उसमें आरबीसी होता है, ऑक्सीजन होता है। एक दूसरा सिस्टम इस टिश्यू की केयर के लिए, पहला आर्टीरियल सिस्टम जो प्योर ब्लड सप्लाई कर रहा है, दूसरा वेनस ड्रेनेज, कि जब ये टिश्यू ब्लड को यूज कर लेता है तो वेनस ड्रेनेज इसको मिलता है कि भाई वो जितना भी यूज्ड ब्लड होता है जिससे ऑक्सीजन टिश्यू ने उठा ली है और टिश्यू मेटाबॉलिज्म के वेस्ट प्रोडक्ट उसमें डाल दिए गए हैं, वो वेनस ड्रेनेज के थ्रू टिश्यू से बाहर निकल आता है, जिसको हम बोलते हैं वेनस ड्रेनेज। तो एक होता है आर्टीरियल सप्लाई, एक वेनस ड्रेनेज। इस टिश्यू की केयर के लिए, इसके जिंदा रहने के लिए जो तीसरा सप्लाई होता है वो लोकल लिम्फेटिक ग्लैंड से एक लिम्फेटिक वेसल भी इस तक आती है। लिम्फेटिक वेसल क्या करती है? ये लिम्फेटिक सिस्टम पता है क्या करता है? ये आपकी बिल्डिंग के सीवेज ड्रेनेज जैसा है। मतलब कहने का है कि मेरे घर में ग्रोसरी स्टोर से खाना आया, वो आर्टीरियल सप्लाई है। अब वो जो खाना आया, मैंने खाना बनाया, खाने के अंदर खाने के प्रोडक्ट में ग्रोसरी स्टोर से मेरे यहाँ सब्जियां आई, मैंने सब्जी काटी, सब्जी के छिलके निकले, ठीक है ना। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो मेरे घर की सप्लाई में एक तो खाना आया ग्रोसरी स्टोर से, वो आर्टीरियल सप्लाई हो गई।
दूसरी सप्लाई पता है क्या हो गई, दूसरा ड्रेनेज हो गया कि मैंने जो सब्जियां काटी उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट निकला, जो मैंने अपने घर के बाहर कचरे में रखा, जो कचरे की गाड़ी आती है ना गाना बजाते हुए, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल और कचरा ले जाती है, वो मेरे घर का हो गया वेनस ड्रेनेज। वो वेनस ड्रेनेज है मेरे घर का। कि मेरी आर्टीरियल सप्लाई क्या है, फ्रेश सप्लाई ऑफ इन्वेंट्री मेरी आर्टीरियल सप्लाई है। मेरा वेनस ड्रेनेज क्या है मेरे घर का, ये घर मेरा क्या है, एक लिम्फेटिक सिस्टम है, ग्लैंडुलर सिस्टम है। और ग्लैंडुलर सिस्टम किसके लिए, अब मैं आपको यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। मैंने आर्टरी और वेन की तो बता दी कि आर्टरी मतलब एक एग्जांपल देखें कि अगर मेरा घर एक सेल है तो सेल की आर्टीरियल सप्लाई हो गई फ्रेश इन्वेंट्री, जो ग्रोसरी स्टोर से सामान आ रहा है मेरे घर के लोगों के जिंदा रहने के लिए। घर के लोग जो कचर पट्टी निकाल रहे हैं, जो कचरे के काली थैली में मैं बांध के बाहर रखता हूँ, वो वेनस ड्रेनेज हो गया मेरे घर का। वेनस ड्रेनेज है वो, है ना। वेनस ड्रेनेज क्यों है, क्योंकि वो मेरे घर का टॉपिकल कचरे को निकल रहा है उसके अंदर। ठीक है, मैंने जो चीजें यूज करी इन्वेंट्री की, उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो मैंने कचरे की गाड़ी के लिए बाहर रख दिए, ये वेनस ड्रेनेज हो गया। अब तुम लोग पूछोगे कि यार अगर तुम्हारा घर एक सेल है तो उसका लिम्फेटिक सिस्टम कहाँ है। भाई साहब, मेरे घर के बाथरूम से जो एक ड्रेनेज जा रहा है ना, जहाँ पे हम लोग टट्टी करते हैं और वो टट्टी मेरे घर से बाहर जा रही है, वो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है एक सिस्टम का। अब सोच लो, ये वही इंपॉर्टेंस रखता है कि अगर मेरे घर का लिम्फेटिक ड्रेनेज यानी ड्रेनेज सिस्टम अगर ब्लॉक हो जाए तो मेरे घर के अंदर, बाथरूम के अंदर और कमोड में पानी भरने लगेगा और दूषित तत्व मेरे घर को और बर्बाद करने लगेंगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी आर्टीरियल सप्लाई, मतलब मेरी इन्वेंट्री की जो ग्रोसरी स्टोर से आ रही है वो सप्लाई कितनी अच्छी है, या मेरा वेनस ड्रेनेज, मेरा कचरा वाला मेरे घर से कितनी प्रॉम्प्टली कचरा उठा रहा है, ये बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरा लिम्फेटिक ड्रेनेज खराब है तो मेरे घर का एनवायरनमेंट खराब होगा, स्मेल आएगी, बैक्टीरिया पनपेंगे, कमोड के अंदर पोटी वहीं रहेगी, फ्लश नहीं होगी। अब आप समझे ग्लैंडुलर रेमेडी क्या, ग्लैंडुलर सिस्टम का क्या इंपॉर्टेंस है। ये इंपॉर्टेंस है एक रीजनल ऑर्गन के पास, जैसे मेरा फर्ज करो मेरा मान लो इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन को सप्लाई करने वाली एक ब्लड सप्लाई है जो प्योर ब्लड ला रही है, न्यूट्रिएंट्स ला रही है। वो ब्लड को जब आते यूज कर लेती हैं तो वहां से वेनस ड्रेनेज आ रहा है, जो पोर्टल वेन में ड्रेन हो रहा है, यहाँ से पूरा यूज्ड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लस मेरे टिश्यू के वेस्ट प्रोडक्ट उस ब्लड के अंदर है। बट मेरी इंटेस्टाइन को एक सिस्टम और सप्लाई कर रहा है जो है ग्लैंडुलर सिस्टम, जो लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है। कि रीजनल लिम्फ नोड मेरी इंटेस्टाइन के अंदर लिम्फेटिक वेसल्स लगा के रखी हैं, जो मेरे घर के सीवेज की तरह काम करता है। वो पूरा का पूरा बहुत ही ज्यादा बेकार चीजें जो होती हैं मेरे मेटाबॉलिज्म की, वो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू, जैसे घर की पॉटी ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू है ना, सीवेज ड्रेनेज के थ्रू मेरे घर को छोड़ करके सीवेज लाइन में जाती है, उसी तरह से लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं वो इंटेस्टाइन से दूषित चीजों को, ठीक है, वो पूरा ड्रेन कराती हैं और लिम्फेटिक ग्लैंड्स तक ले जाती हैं, और अल्टीमेटली रीजनल लिम्फेटिक ग्लैंड से लिम्फेटिक वेसल्स जो है वो बड़ी लिम्फेटिक डक्ट में जाता है, जो अल्टीमेटली थोरेसिक डक्ट में मिलता है। यहाँ पर जाकर थोड़ा सा आपको इसके बारे में एनाटॉमी ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। तो 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं ऊतक के, आर्टीरियल सप्लाई, वहां से वेनस ड्रेनेज, और जो चीजें वेनस ड्रेनेज में हम लोग नहीं डाल सकते। आप एक बात बताओ, आप टट्टी करते हो तो वो टट्टी को उठा के क्या आपके अपने क्या सब्जी के कचरे में डाल दोगे बाहर रखने के लिए कि गाड़ी वाला आएगा ले जाएगा, नहीं करोगे ना। तो ऐसी चीजें जो वेनस ड्रेनेज में नहीं जा सकती वो लिम्फेटिक ड्रेनेज के थ्रू छोड़ती हैं। और मेरे घर के लोगों का स्वास्थ्य सिर्फ तब अच्छा रहेगा जब ये तीनों सिस्टम बराबर काम करेंगे। एक छोड़ आर्टीरियल वेनस सिस्टम अगर ब्लॉक भी हो जाएगा तो काम मेरा चल जाएगा, पर ग्लैंडुलर सिस्टम मेरा ब्लॉक हुआ, मेरे घर का सीवेज ड्रेनेज रुका, तो मेरा बहुत बुरी प्रॉब्लम है मेरे लिए वो। तो ये समझो ग्लैंडुलर सिस्टम का ये रोल होता है कि जितने दूषित तत्व हैं जब वो एक टिश्यू से प्रॉपरली ड्रेन होंगे तभी वो टिश्यू के अंदर प्रॉपर ग्रोथ होगी और उसका सर्वाइवल होगा। अगर ग्लैंडुलर सिस्टम ब्लॉक होगा तो ये ग्लैंडुलर सिस्टम के ब्लॉक होने के कारण सपुरेशन और अल्सरेशन जैसे फिनोमिना पैदा होने लगते हैं, और यही सपुरेशन विथ अल्सरेशन या सपुरेशन एंड अल्सरेशन सिफिलिटिक कैरेक्टर बनाता है। यह समझाना जरूरी था, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसी का एक पार्ट आगे है इस वीडियो में, तीसरी या चौथी या 5वीं स्लाइड में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। क्योंकि देखो यही चीजें ड्रग पिक्चर समझाने के काम करती हैं।
ड्रग पिक्चर के दो तरीके हैं, तो ड्रग पिक्चर तुम घोंटते रहो तोते की तरह, घोंटते रहोगे, इधर घोंटोगे उधर 10 दिन में भूल जाओगे, या एक मरतबा की मेहनत पढ़ लो तो जिंदगी में मरते दम तक ड्रग पिक्चर नहीं भूल पाओगे, ठीक है। तो ये क्या है भाई साहब, ग्लैंडुलर रेमेडी है। हर सिफिलिटिक मेडिसिन प्रीइमिनेंटली ग्लैंडुलर होती है। ग्लैंड्स पे काम करना सिफिलिटिक मियाज्म का निशानी है, विथ मार्क्ड एंड स्पेसिफिक एक्शन ऑन द लिम्फेटिक ग्लैंडुलर सिस्टम एंड ड्यू टू इट्स दिस एक्शन, इसी एक्शन के कारण ग्लैंडुलर, ड्यू टू दिस एक्शन ऑन द ग्लैंडुलर सिस्टम, नो ड्रग प्रिवेंट द सपुरेशन एज सर्टेनली एज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी उसी सीवेज सिस्टम पे काम कर रहा है मेरे घर पे, और इसके ऊपर काम करने के कारण ये हमेशा मेरे घर के अंदर सैनिटाइजेशन का एनवायरनमेंट रखेगा। मेरे घर के अंदर कमोड में पानी चोक नहीं होगा, किचन में पानी चोक नहीं होगा। इसी के कारण ये ग्लैंडुलर सिस्टम पे इसके एक्शन के कारण ये प्रिवेंट करता है सपुरेशन को, और इतना सर्टेनली करता है कि और कोई मेडिसिन नहीं करता। बीइंग अ सिफिलिटिक रेमेडी हैज अ मार्क्ड एक्शन ऑन द लिम्फेटिक सिस्टम। अब मैंने आपको ये पॉइंट इसलिए समझाया पिछला मेरे घर का एग्जाम्पल लेके, ये पूरा पॉइंट कि घर की आर्टीरियल सप्लाई मतलब इन्वेंट्री, वेनस ड्रेनेज मतलब कचरा हटाना घर से सूखा, और उसके बाद घर का लिम्फेटिक ड्रेनेज मतलब सीवेज ड्रेनेज। तो ये जो एक्शन है लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर है ना, ये सिफिलिटिक रेमेडी का मार्क्ड फीचर है। और कोई भी सिफिलिटिक मेडिसिन सबसे इंपॉर्टेंटली अगर किसी चीज पे सिस्टम पे काम करती है तो वो लिम्फेटिक एंड ग्लैंडुलर सिस्टम पे काम करती है, ये समझ लो आप। तो बीइंग अ सिफिलिटिक रेमेडी हैज अ मार्क्ड एक्शन ऑन द लिम्फेटिक सिस्टम, ग्लैंडुलर एपरेटस, म्यूकस मेम्ब्रेन, इंटरनल ऑर्गन, स्किन, बोन्स एज वेल, कोई भी चीज नहीं छूटती है। सब सिफिलिटिक कैरेक्टर हैं। सिफिलिटिक मियाज्म का जो एक्शन रहता है, सिफिलिटिक रेमेडी का मेन एक्शन होता है लिम्फेटिक सिस्टम पे, ग्लैंडुलर एपरेटस पे, म्यूकस मेम्ब्रेन पे जहां पे अल्सरेशन करते हैं, इंटरनल ऑर्गन जहां पे ये अल्सरेशन कर सकता है, सपुरेशन कर सकता है, स्किन के ऊपर ये अल्सरेशन करता है, बोन को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। It has such a wide sphere of action that every organ and every tissue of the body is more or less affected by this powerful drug. One of the most powerful drug in the entire materia medica, याद रख लो, मर्कसोल। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, चौथा की नोट, इट हैज अ सिफिलिटिक एंड डिस्ट्रक्टिव नेचर। क्यों भैया, सिफिलिटिक मियाज्म का नेचर है ना। सिफिलिटिक मियाज्म को मियाज्म ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो अब यहाँ पे ड्वेल पॉइंट चालू हो चुके हैं ग्लैंडुलर रेमेडी से, कि ग्लैंडुलर रेमेडी है ये, तो ये कैरेक्टर मर्कसोल का भी है, और ये सिफिलिटिक मियाज्म की जितनी मेडिसिन है वो सब ग्लैंडुलर और लिम्फेटिक सिस्टम पे ही काम करती हैं, है ना। इनके अंदर, सबके अंदर सारा सिफिलिटिक मेडिसिन काम करती है। सिफिलिटिक मियाज्म का जो कैरेक्टरिस्टिक है, लिम्फेटिक सिस्टम, ग्लैंडुलर एपरेटस, म्यूकस मेम्ब्रेन, वहां पे भी डिस्ट्रक्शन है, इंटरनल ऑर्गन पे डिस्ट्रक्शन, सपुरेशन और डिस्ट्रक्शन है, अल्सरेशन है, ठीक है। स्किन के ऊपर अल्सरेशन है, बोन्स के ऊपर डिस्ट्रक्शन है, कैरीज है, नेक्रोसिस है, अल्सरेशन है। तो ये कैरेक्टर है इसका, ठीक है। तो इट हैज द सिफिलिटिक एंड डिस्ट्रक्टिव नेचर। क्यों? क्योंकि सिफिलिटिक मियाज्म की मेडिसिन है, कुछ समझने का है ही नहीं इसमें। इट ट्रांसफॉर्म्स द हेल्दी टिश्यू इन द डिस्क्रिप्ट। ये ट्रांसफॉर्म करने की कैपेबिलिटी लगती है एक हेल्दी टिश्यू को डिस्क्रिप्ट मतलब कचरे में, इन्फ्लेम्ड एंड नेक्रोटिक रैक में बदलने की औकात रखती है। जिस तरह से मेरे घर का सीवेज लाइन अगर बंद हो गया तो मेरे घर से पोटी, शूशू, सब कुछ, सारा गंदा, किचन का कचरा गंदा, बाथरूम का, सीवेज का, ये बह करके मेरे घर के अंदर तैरने लगेगा, पैरों में आने लगेगा। उसी तरह से ये सिफिलिटिक मेडिसिन है एंड डिस्ट्रक्टिव नेचर है, दैट इट ट्रांसफॉर्म्स द हेल्दी टिश्यू को ये डिस्क्रिप्ट में, इन्फ्लेम्ड और नेक्रोटिक रैक में बदलने की औकात रखती है। खत्म करके रख देगा, छलनी करके रख देगा, इतनी बुरी तरह से डिस्ट्रक्शन करेगा और सिफिलिटिकली डिस्ट्रॉय करने की औकात रखता है। ये मर्कसोल के कैरेक्टर हैं, और ये कैरेक्टर है सिफिलिटिक मियाज्म के भी। corresponds to the many cases of the mercurial poisoning which is diagnosed by the expert as the syphilis। हुआ क्या, वही वो जो मैंने इनिशियली कहानी बताई थी कि सिफिलिस बहुत ज़्यादा पाया जाता था, फिर इनको पता लगा कि कैल्यूमल या मर्क्यूरी का सॉल्ट इसका इलाज है, और जब इसके मर्क्यूरियल पॉइजनिंग करी गई लोगों के अंदर तो उनके अंदर सिफिलिस और सिफिलिटिक मियाज्म के लक्षण सामने आने लग गए। तो ये यही बोल रहा है कि करस्पॉन्ड्स टू द मेनी केसेस ऑफ द मर्क्यूरियल पॉइजनिंग विच इज डायग्नोज्ड बाय द एक्सपर्ट एज सिफिलिस। ठीक है, अगली स्लाइड।
अब ये जो है ना, इसके बाद जितना भी कहानी है ये मर्क सोल का तो है ही है और कहीं ना कहीं सिफिलिटिक मियाज्म का है। तो मैं बार बार ये चीज़ नहीं बोलूँगा, आप मर्क सोल समझ रहे हो ना। अगर अपना मर्क सोल पूरी समझ ली तो 80% आपके अंदर सिफिलिटिक मियाज्म आप अपने आप समझ जाओगे। बस ये वैसा ही है बिल्कुल, जैसे थूजा को समझ लोगे सिफिलिटिक साइकोटिक मियाज्म अपने आप आ जाएगा। अब छठा की नोट पॉइंट है ना, मर्क सोल का की नोट है जो कि छठा पॉइंट है हमारी स्लाइड में, कि ह्यूमन बैरोमीटर की तरह काम करता है मर्क सोल, है ना। मर्क सोल इज अ ह्यूमन बैरोमीटर। मर्क सोल पेशेंट क्या है? ह्यूमन बैरोमीटर। अब मैं अगर आपसे एक सवाल करूं कि भाई यार टेम्परेचर नापने के लिए क्या यूज़ होता है, तो आप बोलोगे साहब थर्मामीटर यूज़ होता है। अब मैं पूछूंगा कि साहब थर्मामीटर में कौन सा मटेरियल यूज़ होता था पुराने ज़माने में? मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ पुराने आजकल तो वो डिजिटल थर्मामीटर आ गए थे। डिजिटल थर्मामीटर के पहले जो थर्मामीटर आता था वो कौन सा होता था भाई? वो मर्क्यूरी से बनता था, उसके नीचे पारा लगा रहता था। और मर्क्यूरी का एक खासियत है, मर्क्यूरी का क्या खासियत है? मर्क्यूरी इज सेंसिटिव टू बोथ हीट एंड कोल्ड, और इसलिए मर्क्यूरी को थर्मामीटर बनाने में यूज होता है। क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी इज सेंसिटिव टू बोथ द हीट एंड कोल्ड। और यही पॉइंट से इसके दो कीनोट हमको मिलते हैं, और दो कीनोट मिलते हैं सिफिलिटिक मियाज्म के, कि जिस तरह से मर्क्यूरी थर्मामीटर में लगाते हैं और वो थर्मामीटर का उपयोग करते हैं हम गर्मी को नापने के लिए। टेम्परेचर जब बढ़ता है उसको, तब उसको भी हम थर्मामीटर से नापते हैं, और जब टेम्परेचर ड्रॉप होता है माइनस में, उसको भी हम थर्मामीटर से नापते हैं। अब मेरा सवाल है, मर्क्यूरी के अलावा क्या इस पूरी धरती के अंदर पीरियोडिक टेबल में और कोई एलिमेंट नहीं था जो ये कर सकता था? जी हाँ भाई साहब, नहीं था, क्योंकि यह मर्क्यूरी का निशानी है। और इसलिए मर्क सोल पेशेंट भी इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन बैरोमीटर। इस तरह से मर्क्यूरी तापमान को लेकर के बहुत सेंसिटिव होता है, उसी तरह से मर्क्यूरियस पेशेंट या मर्क सोल पेशेंट भी ह्यूमन बैरोमीटर की तरह एक्ट करता है। ही इज सेंसिटिव टू बोथ हीट एंड कोल्ड। तो पहला की नोट है जो छठा है, मैं दोनों को साथ में समझा दे रहा हूं आपको, मैं फिर उसके बाद स्लाइड पढ़ के आगे चलेंगे। कि पहला की नोट है ह्यूमन बैरोमीटर, सेंसिटिव टू हीट एंड कोल्ड और एग्रेवेशन फ्रॉम बोथ हीट एंड कोल्ड। ये चीज उसको इंपॉर्टेंट मर्क्यूरियस कैरेक्टर और सिफिलिटिक कैरेक्टर देती है। तो क्या है? ह्यूमन बैरोमीटर। मर्क सोल पेशेंट इज अ ह्यूमन बैरोमीटर। अंडर इट्स एक्शन द पेशेंट टर्न्स इनटू द वेदर ग्लास। इसके एक्शन में पेशेंट वेदर ग्लास की तरह बदल जाता है, ठीक है। एंड थर्मामीटर, as thermometer is sensitive to change either to the hot or cold, so as the Merck soul patient, therefore he is known as the human barometer। जब ठंडी बढ़ती है तो इस बंदे को दोनों से दिक्कत है। ठंडी में ठंड पड़ जाएगी तो परेशानी है, गर्मी में गर्मी पड़ जाएगी तो परेशानी है। तो बेसिकली ये एम्बी थर्मल कैरेक्टर है, आगे आएगा ये चीज, है ना। सातवां की नोट, मर्क सोल इज एग्रेवेटेड बाय बोथ हीट एंड कोल्ड। या भैया यही पॉइंट अगला की नोट की तरफ ले गया हमको। मर्क सोल का की नोट है, ही इज अ एम्बी थर्मल पेशेंट। एम्बी थर्मल पेशेंट कौन होता है? बैरोमीटर मतलब प्रेशर और मौसमी तापमान और टेम्परेचर और प्रेशर किसी भी तरफ डेविएट होगा तो उसको दोनों में परेशानी है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी उसको दिक्कत है, टेम्परेचर घटेगा तो भी दिक्कत है। ऐसे पेशेंट को हम एम्बी थर्मल बोलते हैं। तो मतलब एक होता है हॉट पेशेंट जिसको गर्मी से दिक्कत है, ठंडी से आराम है। एक होता है कोल्ड पेशेंट, चिली पेशेंट, जिसको ठंडी से दिक्कत है, गर्मी में बेटर फील करेगा। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है एम्बी थर्मल पेशेंट, जिसको दोनों से प्रॉब्लम है। हमारा ये भाई जो है एम्बी थर्मल है, ठीक है। हैज एग्रेवेशन बाय द एक्सट्रीम ऑफ बोथ हीट एंड कोल्ड। अगला की नोट, एग्रेवेशन एट नाइट। अब आप में से जिसने भी थोड़ा सिफिलिटिक मियाज्म को पढ़ा होगा और थोड़ा मर्क सोल को पढ़ा होगा और थोड़ा सिफिलिटिक डिसऑर्डर्स को पढ़ा होगा, उनको ये बात अच्छे से पता है। ये ना सिर्फ मर्क्यूरियस या मर्क सोल का निशानी है, ये सिफिलिटिक मियाज्म का की नोट है, हॉलमार्क है सिफिलिटिक मियाज्म का। वो क्या है? नाइट एग्रेवेशन या फिर एग्रेवेशन एट नाइट। दिस इज द सिम्टम ड्यू टू विच it is closely correspond to the syphilis and syphilitic miasm and syphilitic complaint and therefore known as the king of anti-syphilitic या syphilitic miasm का king कहलाता है मर्क सोल। क्यों? क्योंकि syphilitic miasm का मेन कैरेक्टर है एग्रेवेशन एंड नाइट। क्वीन कौन है? क्वीन है सिफिलिनम। दिस नाइट एग्रेवेशन इज स्पेशली फाउंड इन द बोन पेन। हड्डियों में दर्द में हम ये देखते हैं, सिफिलिटिक बोन पेन कहते हैं जिसको। व्हाट इज सिफिलिटिक बोन पेन? कि हड्डियों में दर्द होता है, लॉन्ग बोन में पेन होता है, और ये दर्द स्पेशली नाइट को होता है।
इसलिए इसको सिफिलिटिक बोन पेन बोलते हैं, विच आर ऑलवेज एग्रीवेटेड इन नाइट एज अ फिक्स्ड रूल। ये रूल है भाई साहब, है ना। नौवा की नोट, प्रोफ्यूज स्वेट एंड परस्पायरेशन दैट डज नॉट रिलीव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मर्क सोल का, और इसी से संबंधित कुछ चीजें आगे आएगी। मर्क सोल हर जगह गीला है, याद रखो। मैं मॉइस्चर की बात कर रहा हूं, मॉइस्टनेस की बात कर रहा हूं। मर्क सोल की जितनी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो हमेशा ऑलवेज डिस्चार्जिंग होती है। वो इसलिए मैं अभी आपको यहां पढ़ दे रहा हूं कि फिर जब वो पॉइंट आएंगे, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कराऊंगा, तो मैं उनको बस पढ़ता हुआ निकल जाऊं। अब मॉइस्चर कहाँ कहाँ आता है, हमको जितनी जगह मॉइस्चर आता है, ये इसको हर जगह पे वो मॉइस्चर है। जैसे हमको स्किन के ऊपर मॉइस्चर आता है ना, इसकी स्किन ऑयली होती है, इतनी ऑयली होती है कि परसिस्टेंट ड्राइनेस ऑफ स्किन कॉन्ट्रा इंडिकेट्स मर्कसोल। जैसे कि एब्सेंस ऑफ डिजायर टू गो टू स्टूल कॉन्ट्रा इंडिकेट्स नक्सवोमिका। नक्सवोमिका में ये बात लिखी है कि अगर पोटी जाने की इच्छा आपकी बिल्कुल नहीं हो रही है तो आप नक्सवोमिका के पेशेंट हो ही नहीं सकते। उसी तरह से परसिस्टेंट ड्राइनेस ऑफ स्किन कॉन्ट्रा इंडिकेट्स मर्कसोल। अगर आपकी स्किन सूखी है, ड्राई है, आप मर्कसोल के पेशेंट कभी नहीं हो सकते। दूसरी कौन सी जगह जहां से हमको मॉइस्चर निकल सकता है, वो है म्यूकस मेम्ब्रेन। तो इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन हमेशा गीली रहती है, माउथ में इसको सलाइवेशन होता रहेगा, हमेशा लार बनती रहेगी। फिर रात में गहरी नींद में सोएगा तो इसी कुत्ते जैसी लार बहती है, वो मर्कसोल है। मर्कसोल का पेशेंट बात करेगा, इतना सलाइवा बनता है, कई लोग बात करते करते एकदम से पिचकारी मार देते हैं थूक की, ये मर्कसोल है। ठीक है ना। मर्कसोल की जितनी भी म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां से हमेशा डिस्चार्जेस होते रहते हैं। स्लाइमी म्यूकस मेम्ब्रेन बोला है, तो इसलिए मॉइस्चर या स्लाइम जो है इसका की नोट है। स्किन के ऊपर भी मॉइस्चर दिखेगा एक्सेसिव ऑयल और परस्पायरेशन के रूप में। म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी हमको मॉइस्चर दिखेगा इन द फॉर्म ऑफ स्लाइमी डिस्चार्ज। जितने डिस्चार्जेस हैं वहां म्यूकस निकलता है, माउथ से म्यूकस निकलता रहेगा। कोलाइटिस की कंडीशन हो जाएगी तो पोटी में म्यूकस निकलेगा, लैट्रिन में प्रोक्टाइटिस हो जाएगा रेक्टम में तो उसमें म्यूकस निकलेगा। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में कोई कंप्लेंट हो जाएगी, वहां से म्यूकस का डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ पे ये बात है, ये दोनों को मैंने साथ में इसलिए बता दिया। अब मैं पढ़ के जल्दी से अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ। प्रोफ्यूज स्वेट या परस्पायरेशन दैट डज नॉट रिलीव, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्ट और मॉइस्चर और वेट रहने की टेंडेंसी है, तो वो हमको स्किन पे कहाँ पे दिखता है कि इन द फॉर्म ऑफ प्रोफ्यूज स्वेट एंड परस्पायरेशन। परस्पायरेशन के लिए एक होम्योपैथिकली एक बात बोली जाती है कि एक्सेसिव परस्पायरेशन से लोगों को एमुलरेशन हो जाता है, डिस्चार्ज से एमुलरेशन होता है। बट मर्कसोल में ऐसा नहीं है, उसको कोई रिलीव नहीं मिलता परस्पायरेशन से। दिस इज प्रेजेंट नियरली ऑल द कंप्लेंट ऑफ द मर्कसोल। मर्कसोल की सारी कंप्लेंट में हमको एक्सेसिव परस्पायरेशन और स्किन से ऑयली सिक्रीशन और डिस्चार्जेस दिखते हैं। एंड समटाइम परस्पायरेशन एग्रेवेट हिम, कई बार तो उसको एग्रेवेट हिम करता है, मतलब उसकी कंप्लेंटों को ये परस्पायरेशन एग्रेवेट करता है इन स्पाइट ऑफ गिविंग द रिलीफ। एमुलरेट तो दूर की बात है, कई बार तो परस्पायरेशन से एग्रेवेशन हो जाता है इसको। ठीक है, चलिए अब अगली स्लाइड पे जाते हैं। 10वां पॉइंट, ऑफेंसिवनेस। अब जैसा कि आपको पता है इसके माउथ से भी म्यूकस का डिस्चार्ज हो रहा है, स्किन से भी इसको पसीना आता रहता है। ठीक है, इसको रेक्टम से भी मतलब रेक्टम से भी म्यूकस डिस्चार्जेस होते रहते हैं। ये सब जो बातें अपन ने बताई हैं, तो वो सब मिलाकर के एक चीज हमें समझ में आती है कि ऑफेंसिवनेस तो इसके अंदर होगी, कि इसके डिस्चार्जेस के अंदर स्मेल होती है, ऑफेंसिवनेस होती है, और ये खुद ऑफेंसिव होता है। तो ये भी मर्कसोल का एक बहुत इंपॉर्टेंट निशानी है, प्लस सिफिलिटिक में आता है। ऑफेंसिवनेस ऑफ द पेशेंट एंड डिस्चार्जेस, इट इज नोन एज द मर्क्यूरियल ऑर्डर। इस ऑर्डर को क्या बोलते हैं, इस बदबू को क्या बोलते हैं, मर्क्यूरियल ऑर्डर। जो इसकी ब्रेथ होती है, इट्स ब्रीथ हैज अ फिटिड स्मेल, इसकी ब्रीथ से आपको बहुत बुरी स्मेल आती है ना। स्वेट इज ऑफेंसिव एंड सेम इज प्रेजेंट विद द ऑल द अदर डिस्चार्जेस ऑफ हिज बॉडी एंड एक्सेलेशन। अब म्यूकस वाला पॉइंट आएगा आगे, मैंने अभी बता दिया कि वो तब मेरे को उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं। मॉइस्चर और म्यूकस बनाने की टेंडेंसी है, मॉइस्चर और परस्पायरेशन और ऑयल, तो मैंने साथ में बता दिया। अगला की नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिमर एंड ट्रेम्बलिंग। आपको सबको याद होगा कि ट्रेम्बलिंग होती है हैंड का ट्रिमर, इंटेंशनल ट्रिमर, पैरालिसिस में होने वाले ट्रिमर पे जब मेरे से लाइव स्ट्रीम में कभी भी कोई सवाल करता है, या अगर आप सपोर्टर हैं और अगर आपने कोई कभी भी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर कोई कमेंट करा था, मेरे से पूछा था कि सर वो ट्रिमर आते हैं कौन सी मेडिसिन है, तो आपको याद होगा मैं मर्कसोल को सबसे इंपॉर्टेंटली इंडिकेटेड रहती है। मैं मर्कसोल को पहली फुर्सत में आपको बताता हूँ कि जब भी कोई ट्रिमर का सवाल करता है तो मर्कसोल बताता हूँ,
क्यों बताता हूँ वो, क्योंकि इसका एक कीनोट है इसलिए बताता हूँ। ट्रिमर एंड ट्रेम्बलिंग, देयर इज ट्रिमर ऑफ हेड, सर का, ऑफ हैंड, ऑफ टंग, ये वीकनेस के ट्रिमर होते हैं बेसिकली। कि वीकनेस जब कोई को होगी तो उसके शरीर में कंपन होता है, नर्व के अंदर जब पावर नहीं है ना, सिग्नल प्रॉपर नहीं पहुंच रहे, जैसे किसी को इंटेंशनल ट्रिमर हो गया, हाथ आगे करवाते हैं सिगरेट विगरेट पीने वाले नसुड्डियों के, तो हाथ ऐसे ऐसे कांपते हैं, क्यों? हाथ को मोटर सिग्नल जा रहा है, ये मोटर सिग्नल जा रहा है कि भाई हाथ सीधा रख बे, पर क्योंकि नर्व की वीकनेस है, एक वीकनेस प्रिवेल कर रही है, तो हाथ को सीधा रखने में शरीर जब संघर्ष करेगा तो ट्रिमर आएगा, तब वो हाथ कांपेगा। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि देयर इज ट्रिमर ऑफ द हेड, हैंड एंड टंग, इट इज द ट्रिमर ऑफ वीकनेस एंड पैरालिसिस। ये पैरालिसिस होने वाला जो कंडीशन होता है, जब पैरालिसिस की शुरुआत होने वाली है और ये वीकनेस बहुत है, ये उसके ट्रिमर होते हैं। दिस ट्रिमर आर सो प्रोनाउंस्ड एंड यूनिवर्सल in it that it make it the best and general medicine in the case of paralysis agitation। अब ये गूगल कर लेना क्या होता है, जनरल पैरालिसिस की बात हो रही है। ये इसके अंदर ट्रिमर इतने ज़्यादा यूनिवर्सल और प्रोनाउंस्ड है कि एक वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन बताते हैं, इसको बनाते हैं पैरालिसिस एजिटेशन की, ठीक है। इस माइंड इज ऑल्सो वीक, इसका शरीर की तरह, इसके नर्व की तरह, इसके हाथ की तरह जो कांपता है, इसका माइंड भी वीक है, और माइंड में भी ट्रिमलेसनेस है एक प्रकार की। एज देयर बॉडी, वीकनेस विद द ट्रेम्बलिंग फ्रॉम लीस्ट एक्सर्शन, हल्की सी मेहनत करेगा और कपकपाने लगेगा, ठीक है। अगला कीनो, टेंडेंसी टू अल्सरेशन, टेंडेंसी टू अल्सरेट एंड सिफिलिटिक अल्सरेशन। ये अब इसके बारे में कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे घर का सीवेज ड्रेनेज ब्लॉक हो गया है, जो कि है एक टिश्यू की लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फेटोग्लैंडुलर सिस्टम है। जब वो यार पानी रखना है इधर, वो लिम्फेटिक और ग्लैंडुलर सिस्टम ब्लॉक होता है, तो उसका एग्जांपल मैंने वीडियो के शुरू में गए अपने घर से बताया कि मेरा घर एक उत्तक है, उसकी लिम्फेटिक सप्लाई जो है मेरे घर का सीवेज ड्रेनेज है, जहाँ पे सोस्ती, सूसू, पोटी, बाथरूम और किचन का पानी ड्रेन होता है। अगर ये ब्लॉक हो जाएगा तो ऑब्वियस बात है वो पानी मेरे घर में भरेगा, और वो पानी क्या करेगा, एक प्रकार का इन्फ्लेमेशन को क्रिएट करेगा। वो इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वो अगर वो सब सामान समझ रहे हो ना, पोटी शूशू यहाँ पे अगर वो इंटेग्नेंट हो जाएगी एक घर में, तो वो घर की हालत कैसी होगी, वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कोई भी इन्फ्लेमेशन से इंड्यूरेशन और इंड्यूरेशन से अल्सरेशन पैदा होता है, बिल्कुल वही चीज़ है। तो ये जो टेंडेंसी टू अल्सरेट और सिफिलिटिक अल्सरेशन, ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है ड्यू टू इस एक्शन ऑन द लिम्फेटिक ग्लैंडुलर सिस्टम, जहाँ पे ब्लॉकेज पैदा करता है। तो वो जो टिश्यू है, जो टिश्यू जहाँ पे, जिस टिश्यू के अंदर, जिस टिश्यू से लिम्फेटिक वेसल इस ग्लैंड के अंदर ड्रेन हो रही है, क्योंकि ये ग्लैंड का ब्लॉकेज हो गया, तो ग्लैंड से ब्लॉकेज हुआ तो लिम्फेटिक वेसल से ब्लॉकेज हो गया। जब लिम्फेटिक वेसल में ब्लॉकेज हुआ तो ये टिश्यू जो गंदगी सीवेज ड्रेनेज इस लिम्फेटिक वेसल में ड्रेन कर रहा था, वो सारी गंदगी उस टिश्यू के अंदर ही इकट्ठी होगी, तो फलस्वरूप उसका इन्फ्लेमेशन होगा। उसका इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे और ज़्यादा हाई लेवल पे जाएगा, तो वो इंड्यूरेशन में पहुंचेगा, और इंड्यूरेशन के साथ वो इस टिश्यू के अल्सरेशन तक पहुंच जाएगा। और यही कारण है देयर इज द टेंडेंसी टू अल्सरेशन एंड सिफिलिटिक अल्सरेशन की टेंडेंसी, जो कि कैरेक्टर है सिफिलिटिक मियाज्म का भी और हमारे इस हीरो का भी, मार्क सोल का भी, ठीक है। एंड बीइंग अ सिफिलिटिक रेमेडी, इट रन्स थ्रू आउट द रेमेडी, पूरी मार्क सोल में अल्सरेशन मिलेंगे आपको। इसके मुंह के अंदर, नाक के अंदर, इसके गले के अंदर, इसके इंटेस्टाइन के अंदर, इसके पैरों में अल्सरेशन देखते हैं हम। जो वेरिकोज अल्सर और इंडोलेंट अल्सर की कंडीशन बनती है, वो हमको हर जगह मिलेगी। द इन्फ्लेमेशन लीड्स टू इंड्यूरेशन एंड द इंड्यूरेशन फाइनल लीड्स टू द अल्सरेशन। अल्सर्स आर फाउंड एवरीवेयर, in throat, in nose, in mouth, in lower limb, in the form of varicose ulcer or as the indolent ulcer stings and burn। ये अल्सर क्या करते हैं? स्टिंग्स मतलब चुभती है, सुइयां जैसी चुभती है और जलन पड़ती है। हैव लार्डेसियस बेस, इसकी बेस कैसी होती है? लार्डेसियस बेस आपको दिखेगी, व्हाइट कलर की। एंड दे आर एशी व्हाइट इन अपीयरेंस। मर्क सोल का अल्सर कैसा होता है? लाल नहीं होगा, नहीं वो मर्क सोल का अल्सर लेकेसिस के अल्सर के जैसा पर्पल कलर का होगा, ना ही मर्क सोल का अल्सर सीकल कोर के अल्सर की तरह काले कलर का होगा, है ना। मर्क सोल का अल्सर लार्डेसियस बेस का ऐशी व्हाइट होगा, अपीयरेंस में सफेद कलर का होगा।
ठीक है, जैसा हम जनरली छाले में जैसा देखते हैं सफेद सफेद छाले होते हैं, तो इसलिए छाले को मैंने एज ए एग्जाम्पल यहाँ पे माउथ एफ्थे लिखा है। और जब इसको कोई बड़े पार्ट पे भी अल्सर होता है ना, तो इसका अल्सर वैसे ही होता है। इसका जब एंडोस्कोपी होता है, इंटेस्टाइन में अल्सर्स दिखते हैं, वो अल्सर्स बिल्कुल वैसे ही होते हैं। व्हाइट अल्सर्स हैविंग द लार्डिसियस बेस। अभी थोड़ा गूगल करना है इस शब्द को, इस शब्द को समझा पाना थोड़ा सा मेरे लिए कठिन हो जाएगा, है ना। अब आगे आ जाओ, आगे आ जाते हैं, हम आ जाते हैं नीचे, ठीक है। टेंडेंसी टू पस फॉर्मेशन एंड सपुरेशन। अब भाई ऐसा टिश्यू जिसका लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल जिस ग्लैंड में जाकर के ड्रेन हो रही है, वो पूरा का पूरा लिम्फेटिक ड्रेनेज या मेरे घर का सीवेज सिस्टम अगर ब्लॉक होगा, तो भैया टेंडेंसी टू पस फॉर्मेशन एंड सपुरेशन समझना, इस पॉइंट को समझना बिल्कुल कठिन नहीं है कि भैया एक ऐसी ग्लैंडुलो सिफिलिटिक ग्लैंडुलो लिम्फेटिक रेमेडी जिसके अंदर ग्लैंडुलर सिस्टम का ब्लॉकेज है, लिम्फेटिक का कंजेशन है, लिम्फेटिक वेसल्स का कंजेशन है, और वो जो टिश्यू है वो टिश्यू अपने वेस्ट प्रोडक्ट गंदे गंदे चीज़ों को लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ड्रेन कर ही नहीं पा रहा है, तो भाई ऐसे टिश्यू में टेंडेंसी ऑफ पस फॉर्मेशन और सपुरेशन होना तो लाजमी है। विच इज ब्लडी स्ट्रिक्ड और ब्लड टिंज्ड पस, ये भैया कीनोट है मर्कसोल का, कि मर्कसोल से जब भी पस का फॉर्मेशन होगा, मर्कसोल का पस जो होगा हमेशा ब्लड टिंज्ड होगा। मतलब जब पस निकल रहा होगा ना, तो पस के अंदर आपको कुछ लकीरें ब्लड की जरूर दिखेंगी। तो ये जो ब्लडी पस मैं बोलता हूं अपने याद रखने के लिए और प्यार से, ये जो ब्लडी पस का जो कैरेक्टर है ना, ये मर्कसोल का कीनोट है। मर्कसोल का पस कैसा होगा? ब्लडी पस होगा। ऐसा पस डिस्चार्ज विच इज स्ट्रीक्ड ब्लड विथ ब्लड या फिर ब्लड टिंज्ड होता है। तो ब्लडी पस और ब्लडी सपुरेशन विद द इन्फ्लेमेशन देयर इज बर्निंग एंड स्टिंगिंग। अब ये जो सपुरेशन होगा इसमें क्या होगा? बर्निंग होगी। स्टिंगिंग मतलब सुइयां सी चुभेगी। एंड रैपिड फॉर्मेशन ऑफ पस एंड एग्रेवेशन बाय बोथ वार्मथ एंड कोल्ड। ये भी पता है हमको कि ऐसा पस फॉर्मेशन जहाँ पे पस फॉर्मेशन की साइड पे, जहाँ पे जिस जगह से सपुरेशन हो रहा है वहाँ पे बर्निंग होगी, सुइयां चुभेगी, स्टिंगिंग होगी, एग्रेवेशन होगा बाय वार्मथ मतलब गर्मी और ठंडी दोनों से। एब्सेस फॉर्मेशन विदाउट द हीट। अच्छा, कोल्ड एब्सेस एक और कैरेक्टर है। अगर आप पूछोगे कि मर्कसोल के एब्सेस का है या मर्कसोल के अंदर जो एब्सेस बनाने की टेंडेंसी है उसके कोई दो कैरेक्टर बता दे तो वो दो कैरेक्टर मेरे ख्याल में होंगे कि पहला कि जो मर्कसोल का पस फॉर्मेशन होगा सपुरेशन, वो ब्लड टिंज्ड होगा, ब्लड मिला हुआ होगा, ब्लड स्ट्रिक्ड होगा। और दूसरा कोल्ड एब्सेस बनते हैं विदाउट हीट। मर्कसोल के एब्सेस विदाउट हीट होंगे, आप देखना कभी भी, ठीक है। Abscesses are formed when the life force is so low। एब्सेस कब बनते हैं? जब भाई जिस पार्ट में एब्सेस बना है वहां पर जिंदगी का फोर्स, वाइटल फोर्स या लाइफ फोर्स इतना कम है दैट देयर इज नो टेंडेंसी टू रिपेयर एंड देयर इज स्लो प्रोलॉन्ग्ड पस फॉर्मेशन। मतलब एक ऐसी जगह जहां से वाइटलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है, तो ऐसी जगह पे क्या होगा? लाइफ फोर्स बिल्कुल जीरो है, लो है, और वहां पे टेंडेंसी नहीं है रिपेयर की। देयर इज नो टेंडेंसी टू रिपेयर एंड देयर इज स्लो एंड प्रोलॉन्ग्ड पस फॉर्मेशन। अब यहाँ पे जो पस बनेगा ना ऐसी जगह पे जहाँ लाइफ खत्म हो गई है, यहाँ पे ये पस फॉर्मेशन की प्रक्रिया एक तो बहुत स्लो होगी और बहुत लंबी होगी। अब क्या होगा? मर्कसोल देने के बाद मर्कसोल विल वार्म इट अप, क्योंकि कोल्ड एब्सेस बन रहे हैं ना, है ना। एब्सेस फॉर्मेशन विदाउट कोल्ड। अब मर्कसोल देंगे तो क्या होगा? मर्कसोल विल वार्म इट अप, वापस गर्म करेगा उसको। एंड फेवर्स द रिजोल्यूशन एंड अबॉर्ट द प्रोसेस ऑफ सपुरेशन। मर्कसोल जैसे ही फिल्म में आया आपने दी, मर्कसोल ने क्या करा? उस जगह को वापस से वाइटलाइज करा, वार्म करा, फेवर करेगा, उस जगह का रिजोल्यूशन में मदद करेगा, अब अबॉर्ट कर देगा, पूरी सपुरेशन की प्रोसेस को खत्म कर देगा। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ ब्लडी पस इज द की फीचर ऑफ द मर्कसोल फ्रॉम एनी ऑरिफिक। जहां से ब्लड आएगा, जहां से पस आएगा इसको, वो ब्लडी पस होगा, ठीक है ना। अगला की नोट, मैं ऊपर चला जाऊं पहले थोड़ा सा। हाँ, टिल नाउ द ट्रेम्बलिंग। अब अभी मैं एक छोटा सा रिकेप मार रहा हूं यहाँ पे कि अभी तक हमने कितने की नोट पढ़े हैं इसके। कि टिल नाउ ट्रेम्बलिंग, वीकनेस, स्वेट, फेटर, suppuration, ulceration, aggravate by the night, aggravation from the heat and cold are some keynote of मर्कसोल। ये हमने अभी तक के कुछ कीनोट पढ़े हैं मर्कसोल के, ठीक है। अगला कीनोट,
इट्स एक्शन लाइक अ ग्रेट सॉल्वेंट ऑन द टिश्यू एंड बॉडी। भाई साहब ये लुब्बे लुबाब वाला पॉइंट है, और ये अकेले पॉइंट से आप मर्क सोल के बारे में बहुत जानकारी पा सकते हैं। मतलब मर्क सोल को पढ़ने को अगर आपने ये समझ लिया ग्लैंडुलर रेमेडी है, मेरे घर का एग्जाम्पल लेकर के ग्लैंडुलर और लिम्फेटिक ब्लॉकेज आपने समझ लिया, लिम्फेटिक ग्लैंडुलर सिस्टम के ब्लॉकेज की वजह से इन्फ्लेमेशन होना, इंड्यूरेशन होना, अल्सरेशन होना, है ना, ऐसी जगह पे लाइफ का कम हो जाने के कारण पस फॉर्मेशन होना, प्लस के अंदर ब्लड आना। ठीक है, अगर इतना समझ लिया और इसके साथ साथ ही आपने 15वां कीनोट अच्छे से समझ लिया तो मर्क सोल आपको आधे से ज़्यादा मुंह ज़बानी याद हो जाएगी। वो पॉइंट क्या है कि इट्स एक्शन लाइक अ सॉल्वेंट, ग्रेट सॉल्वेंट ऑन द टिश्यू ऑफ द बॉडी। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट एक ऐसा कैरेक्टर होता है किसी भी एलिमेंट का कि जिसके अंदर सॉल्वेंट का प्रॉपर्टी होगा, वो एलिमेंट बड़ी बड़ी चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर देता है और रीएब्सॉर्बेंट का काम करेगा। समझना? अब ये कैसे होगा आगे समझ में आएगा। एज इट डिसॉल्व द मेटल आउट ऑफ देयर ओर। जब मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है ना, मेटल जो होते हैं वो ओर्स में पाए जाते हैं। ओर्स जमीन के अंदर खदानों में होती है। तो जैसे मान लो जी सोने की ओर मिली है ना, आयरन ओर मिली, गोल्ड की ओर मिली है, आयरन ओर मिली, तो वो जो मेटल रहता है तो वो तो मिट्टी में छुपा रहता है ओर्स के रूप में। जब उस ओर से उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है ना, तो मर्क्यूरियस कंपोनेंट, मर्क्यूरी के बने कुछ केमिकल के अंदर उसको डाला जाता है, क्योंकि मर्क्यूरी की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, इट इज अ ग्रेट सॉल्वेंट। तो वो क्या करता है, उन मेटल को एज अ सॉल्वेंट घोलता है अपने आप के अंदर, और वो उनको डिसॉल्व कर करके वो ओर से बाहर लाने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कवि यही बोल रहा है कि एज इट डिसॉल्व मेटल आउट ऑफ देयर ओर, सिमिलरली इसी तरीके से इट डिसॉल्व द लिविंग टिश्यू, या लिविंग टिश्यू को भी डिसॉल्व करने की कैरेक्टर पैदा करता है, अपने अंदर कुव्वत रखता है, इंड्यूसिंग मार्क्ड इमेसिएशन। और जब ये लिविंग टिश्यू को डिसॉल्व करता है तो ये उन सिफिलिटिक बीमारियों में, उन सिफिलिटिक कंडीशन के अंदर इमेशिएशन भी पैदा कर सकता है शरीर का। दिस सॉल्वेंट एक्शन इज फर्स्टली मैनिफेस्टेड ऑन द लोली ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू। अब ये समझ लेना व्हाट इज लोली ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू। हमारे शरीर में लोली ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू का मतलब लोअर लेवल पे, समझ रहे हो ना, टुच्चा छिछोरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू कहाँ पाया जाता है? अरे भैया अल्सरेशन के रूप में, इंड्यूरेशन के रूप में, छोटी छोटी गठानों के रूप में, लिम्फेटिक ग्लैंड्स के बड़े होने के रूप में, ठीक है, ट्यूमर, छोटे छोटे ट्यूमर के रूप में। तो मर्क सोल की प्रूविंग के दौरान ये सॉल्वेंट प्रॉपर्टी कहाँ पे पकड़ी हैनीमैन ने? इट फर्स्टली मैनिफेस्टेड ऑन द लोली ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू, जैसे कि इंड्यूरेशन, एक्सोस्टोसिस, हड्डी बढ़ जाना, तो मर्क सोल दी तो इनने सब डिसॉल्व कर दिया पूरा का पूरा। यहां से इनको पता चला कि यार इसके अंदर तो सॉल्वेंट प्रॉपर्टी है, ग्रेट सॉल्वेंट है ये। बाकी जो पॉइंट यहाँ मैंने इस पॉइंट में नहीं लिखे, गठाने, छोटी छोटी गठाने, ग्लैंडुलर हार्डनेस, ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट, उन सबको ये डिसॉल्व करने की औकात रखता है। सिमिलरली उसी तरीके से, मेरे को नीचे आना पड़ेगा, सिमिलरली इडीमा, ड्रॉप्सी, इसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। सिमिलरली इडीमा एंड ड्रॉप्सीज आर एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो और कहाँ किस चीज को एब्जॉर्ब करता है? सबसे पहले तो लोली ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू, एक्सोस्टोसिस, ट्यूमर, ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट, ग्लैंडुलर हार्डनेस, छोटे मोटे ट्यूमर, फ्यूमर, ये सबको डिसॉल्व कर देता है। सिमिलरली इडीमा, ड्रॉप्सिस, जो पैरों में सूजन उजन आती है उसके ऊपर इसने काम करा है, आर एब्जॉर्ब्ड। एंड ऑल्सो रूमेटिक स्वेलिंग, जो ज्वाइंट में रूमेटिक स्वेलिंग आती है तो एज ए एब्जॉर्बेंट काम करता है, तो उसको भी एब्जॉर्ब कर देता है। ड्यू टू दिस सॉल्वेंट या फिर एब्जॉर्बेंट भी जिसको मैं बोल रहा हूं एक्शन, बोन्स आर सॉफ्टन्ड सो दैट दे विल बेंड। और इसी एब्जॉर्बेंट और सॉल्वेंट एक्शन के कारण ये बोन पे भी काम करता है, और कई बोनी कंडीशन में ये इंडिकेटेड है, साइलिशिया की ही तरह। अब साइलिशिया में एक बात बोली थी, इससे पहले ही तुम लोगों ने साइलिशिया का ड्रग पिक्चर देखा है, और मैं इसलिए एग्जांपल रिपीट कर रहा हूँ कि साइलिशिया के अंदर बोन्स जो सॉफ्ट होती हैं और कमजोर होती हैं और कैरीज होती है, नेक्रोसिस, वो क्यों होती है? साइलिशिया न्यूट्रिशन को अफेक्ट करती है, डिफेक्टिव एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन के थ्रू। तो उसका जो पुअर न्यूट्रिशन है वो बोन को अफेक्ट करता है। बट ये कैसे अफेक्ट कर रही है बोन को? ये एक सिफिलिटिक मेडिसिन है, किंग है सिफिलिटिक मियाज्म की, प्लस इसके अंदर सॉल्वेंट प्रॉपर्टी है मर्कसोल में, तो ये बोन को सॉफ्ट कर देती है। इसके कारण ये बोन पे एक्ट करती है, और बोन में जितनी चीजें साइलिशिया में उतनी मर्कसोल में।
सॉफ्टनिंग ऑफ बोन भी मर्कसोल में है, मर्कसोल के अंदर कैरीज है बोन्स की, नेक्रोसिस है, क्यों? क्योंकि सिफिलिटिक फैक्टर तो मैं मर्कसोल से ही कवर करूंगा, वो साइलिशिया से नहीं होगा कवर, ठीक है। तो यहाँ पे कवि यही बोल रहा है कि ड्यू टू सॉल्वेंट एक्शन बोन्स आर सॉफ्टन्ड एंड दे विल बैंड। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इट ऑल्सो हैज द पैरालिसिस ऑफ द एब्जॉर्बेंट मैकेनिज्म। इसके अंदर साथ ही साथ क्या है कि प्राइमरी एक्शन में तो सॉल्वेंट की तरह काम कर रही है, सेकेंडरी एक्शन में क्या करती है, वही जो सॉल्वेंट प्रॉपर्टी होती है एक सिस्टम के अंदर, उस सॉल्वेंट एक्शन को, एब्जॉर्बेंट एक्शन को, मैकेनिज्म को ये पैरालाइज कर देती है, जिसके कारण क्या होता है, विच लीड टू एनलार्जमेंट ऑफ द ग्लैंड, इन्फ्लेमेशन एंड सपुरेशन। थोड़ा सा समझना कठिन है, बार बार इस लाइन को थोड़ा थोड़ा 10-10 सेकंड रिवाइंड करके सुनोगे तो आप समझ जाओगे, थोड़ा कठिन है समझना, यही कारण है मैं चीजें रिपीट करता हूँ, कई लोगों को ज्यादा ही उसमें समझ में आ जाती है, ठीक है। 16वां की नोट, थिक फ्लेबी इंडेंटेड टंग विच टेक्स द इम्प्रिंट ऑफ द टीथ। भाई साहब ये मर्कसोल की क्लासिकल टंग है, मोटी टंग, पहले तो थिक, थिक मतलब मोटी, फ्लेबी मतलब वो भी मोटी, कोटेड, व्हाइट कोटेड टंग होगी, विच टेक्स द इम्प्रिंट ऑफ टीथ, मतलब वो टंग इतनी मोटी है, उसके ऊपर इतनी मोटी परत जमी है, टंग अपने आप में मोटी है, मतलब टंग खुद अपने आप में फ्लेबी और थिक है, और उसके ऊपर इस तरह से कोट जमा है कि जब वो मुंह बंद करता है तो उसके दांतों का जो इम्प्रिंट है ये बाजुओं में, वो टंग के ऊपर उसके दांतों का प्रिंट बन जाता है, और ये टिपिकल मर्कसोल की टंग है, जहां पे ये टंग दिख रही है 99.9% है, बिना कोई दूसरा सिम्टम लिए यू कैन गिव हिम द मर्कसोल। और मेरी चैलेंज है कि तुमने सिम्टम सुना भी नहीं है और मर्कसोल उसको ठीक कर देगी। तो थिक फ्लेबी टंग इंडेंटेड, थिक फ्लेबी कोटेड इंडेंटेड टंग विच टेक द इम्प्रिंट ऑफ द टीथ इज टिपिकल मर्कसोल टंग विच विद दिस, इसके साथ क्या होगा, स्टमक इज ऑलवेज आउट ऑफ ऑर्डर विद द फाउल ब्रेथ एंड इंटेंस थर्स्ट फॉर वाटर, ठीक है। अब मेरे को फिर से नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे वो पॉइंट आया जब मैंने परस्पायरेशन पे जो एक पॉइंट आपको बताया था, है ना, कि भाई एक्सेसिव परस्पायरेशन की टेंडेंसी है जो रिलीव नहीं करता, वो कई बार तो एग्रेवेट करता है, क्योंकि होम्योपैथिक सिद्धांत के हिसाब से अगर मेरे को कोई डिस्चार्ज एस्टेब्लिश हो जाता है तो वो उससे मुझे एमुलरेशन मिलता है, उससे मेरे सिम्टम्स रिलीव होने चाहिए। तो वहां पे मैंने बताया था कि इसके अंदर मॉइस्चर और स्लाइम की टेंडेंसी है, तो वो स्किन में तो परस्पायरेशन के रूप में दिख रही है, बाकी सारी जगह वो मॉइस्टनेस और स्लाइमनेस के रूप में दिख रही है, खासकर म्यूकस मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो यहाँ पे वही पॉइंट है, मॉइस्टनेस एंड स्लाइमनेस ऑफ स्किन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्लाइमी डिस्चार्जेस, persistent dryness of the skin contraindicates मर्कसोल in a patient। अगर किसी व्यक्ति को स्किन के ड्राइनेस की समस्या है, उसकी स्किन परसिस्टेंटली ड्राई है, तो मर्कसोल को कॉन्ट्रा इंडिकेट कर रही है। टंग इज मॉइस्ट, इनफैक्ट इट इज रेयरली इंडिकेटेड व्हेन टंग इज ड्राई। टंग हमेशा टंग मॉइस्ट रहेगी और रेयरली इंडिकेटेड होगी। अगर आपने मर्कसोल से बोला जीभ बाहर कर, उसकी ड्राई टंग है, मर्कसोल इज नॉट इंडिकेटेड। स्लाइमी स्टूल मिक्स्ड विथ म्यूकस, यही जो मॉइस्टनेस और स्लाइमनेस की टेंडेंसी है वो स्टूल में भी दिख रही है, कि स्लाइमी स्टूल मिक्स्ड विथ म्यूकस एंड ब्लड, वेदर इट इज ड्यू टू द डिसेंट्री के कारण हो, या तो वो डायरिया के कारण हो, या वो कोलाइटिस के कारण हो विथ इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन, रेयरली इंडिकेटेड इन द ट्रबल वेयर देयर इज नो स्लाइम। ऐसे ट्रबल में आएगी ही नहीं मर्कसोल जहां पे स्लाइम नहीं है। स्किन कॉन्स्टेंटली मॉइस्ट, ऑयली स्किन रहेगी, एकदम चमकता चेहरा दिखेगा आपको इस पेशेंट का, है ना। तो दैट इज व्हाट इज नोन एज द मर्कसोल की स्किन, मर्कसोल का म्यूकस मेम्ब्रेन, है ना। मर्कसोल के अंदर मॉइस्टनेस और स्लाइमीनेस इसका कीनोट है ना। और स्लाइमीनेस विद द स्लाइमी डिस्चार्जेस, चाहे वो नाक से हो रहे हों, चाहे वो पोटी से हो रहे हों, चाहे वो वजाइना से हो रहे हों, स्लाइमीनेस बहुत है इसके अंदर, और स्किन भी कॉन्स्टेंटली मॉइस्ट। आखिरी पॉइंट, एबनॉर्मल टेंडेंसी टू कैच कोल्ड इन स्पाइट ऑफ बीइंग एम्बीथर्मल। अब एक तरफ तो कवि कह रहा है कि भाई ये एम्बीथर्मल पेशेंट है, एम्बीथर्मल मतलब इसको ठंडी और गर्मी दोनों से बराबर दिक्कत है, बट कवि ये भी बोल रहा है कि है तो एम्बीथर्मल पर डिस्पोजिशन कोल्ड की तरफ ज्यादा है, कि इसको कोल्ड से एग्रीवेशन होता है ना, टेंडेंसी टू कैच कोल्ड है मर्कसोल को, ठीक है।
अगला पॉइंट, अगला की नोट, पटाइलिज्म। वैसे टाइलिज्म बोलते हैं, पटाइलिज्म बोलने में मेरे को थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है ना, और इसके अंदर पी साइलेंट है। टाइलिज्म बोलते हैं मतलब एक्सेसिव सलाइवेशन इन द माउथ, ड्रूलिंग ऑफ द सलाइवा वाइल स्पीकिंग और स्लीपिंग इन द डीप स्लीप। या तो डीप स्लीप में सो रहा है तो लार निकलती है, तकिया गीला हो जाता है, बोल रहा है तो वो थूक उड़ाता है। एक्सेसिव सलाइवेशन विद द फेटर इज द ग्रैंड की नोट ऑफ द मर्क्यूरी, मतलब मर्कसोल एंड मर्क्यूरियस ग्रुप दोनों का की नोट है, क्योंकि हमारे पास मर्कसोल अकेली नहीं है मर्क्यूरियस ग्रुप की, हमारे पास मर्क साइनेटस है, मर्क डल्कस है, मर्क आयोड्रूबर है, मर्क आयोस फ्लेवस है, मर्क कोर है, इतनी मर्क्यूरियस के सॉल्ट है हमारे पास। तो ये सबका ही फीचर है एक्सेसिव सलाइवेशन, या टाइलिज्म बोलते हैं जिसको, है ना। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिफिलिस, अब ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि सिफिलिस को पढ़ा जब हैनीमैन ने, तब जाके सिफिलिस के अंदर उनको सिफिलिटिक मायज़म की जानकारी मिली। उसके बाद क्या है, कैलोमल, जब ये मॉडर्न मेडिसिन जो आज है, जब तब ओल्ड स्कूल मेडिसिन होता था और ये कैलोमल यूज़ करते थे अपने पेशेंट्स के ऊपर, तो उससे जो प्रूविंग हुई, जो मर्क्यूरलाइजेशन हुआ, उससे हैनीमैन को पता चला, क्योंकि मर्क्यूरी से ही मर्क्यूरलाइजेशन होता था, मर्क्यूरी का सॉल्ट जिसको कैलोमल बोलते थे, उससे मर्क्यूरलाइजेशन होता था, और वो मर्क्यूरी की इनडायरेक्ट एक प्रकार की प्रूविंग थी। वहां से हैनीमैन को पता चल गया था कि बाबा इससे इसके अंदर जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी सिफिलिस दोनों हैं, और इसलिए जो सिफिलिटिक कैरेक्टर्स की पूरी लिस्ट यहाँ पे बताई गई है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिफिलिस वेयर देयर इज द फेब्राइल, मतलब बुखार वाली क्लोरोएनेमिया। सिफिलिस के पेशेंट के अंदर क्रॉनिक फीवर बना रहता है और वो एनेमिक होता जाता है, वीक होता जाता है। रूमेटॉइड पेन होते हैं, पूरी हड्डी और कार्टिलेजों में इसके अंदर पेन होता है, रूमेटॉइड पेन है। तो रूमेटिक पेन जो होता है सिफिलिटिक मियाज़म में, मर्कसोल के अंदर, वो बेसिकली बोन के अंदर होता है। कहाँ कहाँ, बिहाइंड द स्टर्नम एंड अराउंड द जॉइंट, अराउंड द पेरियोस्टियम ऑफ द लॉन्ग बोन, सारे हड्डे दुखते हैं बहुत गंदे तरीके से, और रात में दुखते हैं, नाइटली बोन पेन। उसके साथ साथ सेकेंडरी और प्राइमरी सिफिलिस में क्या देखा गया था, मर्क्यूरलाइजेशन में अल्सरेशन ऑफ माउथ, डिस्ट्रक्शन, अल्सरेशन इन द थ्रोट, फॉलिंग ऑफ हेयर, हेरिडेटरी सिफिलिटिक मैनिफेस्टेशंस। इसलिए ये जब देखा ना प्राइमरी और सिफिलिस के सिम्टम आ रहे हैं, तो जो हेरिडेटरी सिफिलिटिक मैनिफेस्टेशन आर विद इन इट्स रेंज, जैसे कि बुलेई, ये मैंने शुरू में बता दिया, सिफिलिटिक एब्सेस, स्नफल्स, मतलब नाक जो टाइट हो जाती है ना, नाक के अंदर बिल्कुल मोटा सा नज़ला भर जाता है और उसके अंदर नाक के अंदर ब्लॉकेज हो जाता है, ये भी सिफिलिटिक बताया गया है, ये सिफिलिस का निशानी है। मरासमस, स्टोमेटाइटिस एंड अदर डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस एंड इन्फ्लेमेशन आर विद इन इट्स रेंज, वो सब इसके जुरिडिक्शन में आता है। एग्रेवेशन ऑन द वार्मथ ऑफ द बेड एट नाइट, जो कि सल्फर है, ये एक की नोट है। सल्फर के अलावा मर्कसोल ही दूसरा पेशेंट है, ठीक है। नाइट एग्रेवेशन की बात करें तो नाइट एग्रेवेशन सल्फर को है ना, नाइट एग्रेवेशन मर्कसोल को है, क्योंकि सिफिलिटिक कैरेक्टर है, नाइट में ही तकलीफें बढ़ती हैं। आर्सेनिक एल्बम को है, मिडनाइट एग्रेवेशन है। वहीं पे अगर बात करेंगे नाइट एग्रेवेशन इन द वार्मथ ऑफ द बेड, बिस्तर की गर्मी से परेशानी, तो वो सिर्फ 2 मेडिसिन में, सल्फर में और दूसरा जो है मर्कसोल में। प्रोफ्यूज ऑयली परस्पायरेशन, बहुत ज्यादा मात्रा में चिपचिपा ऑयली परस्पायरेशन, दैट डज नॉट रिलीव, इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं। पस फॉर्मिंग टेंडेंसी, हमेशा पस फॉर्मिंग टेंडेंसी है, बीइंग अ सिफिलिटिक मेडिसिन, बीइंग अ ग्लैंडुलर मेडिसिन, है ना, बीइंग अ मेडिसिन जिसके अंदर ग्लैंडुलर एक्शन के थ्रू जहां पे सपुरेशन को जो प्रमोट करती है, तो ऑब्वियस बात है ऐसी मेडिसिन के अंदर पस फॉर्मिंग टेंडेंसी होगी। विथ थिन, पतला, ग्रीन, प्यूट्रिड मतलब बदबूदार, और सबसे इंपॉर्टेंटली ब्लड स्ट्रीक्ड, है ना, स्ट्रीक्ड विद ब्लड। इसका जो पस रहता है वो कैसा होता है, स्ट्रीक्ड विद ब्लड। उसके अंदर आपको ये जब पस निकल रहा होगा ना, एक लकीर उसके अंदर आपको ब्लड की दिखेगी, जिसको ब्लड मिला हुआ पस निकलना बोलते हैं, या फिर ब्लडी पस बोलते हैं, ठीक है। कोल्ड स्वेलिंग्स, कोल्ड एब्सेसेस विच आर स्लो टू राइप, जो धीरे धीरे पकते हैं, एंड स्लो टू राइप एंड धीरे धीरे सपुरेट होते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया मेरे ख्याल में, बस अब दैट इज व्हाट इज नोन एज द एक्सटिंक्शन। बिल्कुल करेक्ट, 1 घंटा और 37वां मिनट चल रहा है और ये हो चुका है हमारा मर्कसोल का ड्रग पिक्चर खत्म। तो ये जो 23 की नोट है, इससे आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ में आ गया है
ये जो 23 की नोट है इसमें से 80% 100% ये 23 की नोट जो है वो है की नोट ऑफ मर्क सोल के की नोट है और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। और ये 23 की नोट में से 80% जो फीचर्स हैं दे आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सिफिलिटिक माइजम एज वेल। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो और यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताइए वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। आपसे मुलाकात होती है इसी तरह के किसी और लंबे वीडियो में जो कि प्रोबेबली होगा अगली डार्क पिक्चर का। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।